Good morning students. Welcome to SUI online class. Class 8 Part 8 कर्मवीर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको कर्मवीर नामक कविता के प्रथम व द्वितीय पद्यांशों का शास्त्र वाचन करते हुए उसकी व्याख्या को समझाया था। आज मैं आपको इस कविता के अंतर्गत उसके आगे के पद्यों को पढ़ करके उसके कठिन शब्दों का निवारण करते हुए आपको व्याख्या समझाऊंगी। जो कभी अपने समय को यूं ही बिताते हैं नहीं, तो कवि इसमें कह रहा है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह कभी भी अपने समय को नष्ट नहीं करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, अर्थात वह काम के समय पर काम ही करते हैं, अर्थात कर्म को ही प्रधानता देते हैं। कर्म को छोड़कर वह किसी भी प्रकार के बहाने बनाते नहीं हैं। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह आज कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरीके से करके वह अपने कार्य को छोड़ते नहीं हैं, अर्थात वह दिन गवाते अर्थात व्यर्थ व्यतीत नहीं करते हैं। यत्न करने में भी जो जी चुराते हैं नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह किसी भी कार्य को करने का प्रयास पूर्ण रूप से करते हैं, उसको ना करने के लिए अपना जी चुराते नहीं हैं, अर्थात अपने आप को उससे अलग नहीं करते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वह कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो उनके लिए नहीं होती है, अर्थात वह दूसरों के लिए नमूना का अर्थ होता है उदाहरण। तो दूसरे के कार्य को सिद्ध कैसे किया जाता है वह करने के लिए खुद एक उदाहरण बन जाते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। व्योम का अर्थ होता है आकाश, दुर्गम का होता है कठिन और शिखर का अर्थ होता है चोटी। तो व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, बेगने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। तो इन पंक्तियों का आशय है कि वह आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए और जो दुर्गम अर्थात कठिन पहाड़ हैं उनकी चोटियों को छूते हुए वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, जहाँ पर ऐसे घने जंगल जहाँ अंधकार आठों पहर विद्यमान रहता है। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर। वह कहते हैं जहाँ पर जो जल राशि होती है वह गरजती हुई ऊंची लहरें उठती हैं, जहाँ आग की भयदायिनी फैली हुई दिशाओं में लहर, अर्थात जो आग की लपटें हैं वह चारों ओर फैली हों। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, अर्थात ये सारी जो गतिविधियां हैं अगर कर्मवीर पुरुष के सामने आ जाएं तब भी उनका जो मार्ग है उस पे उन्हें चलने के लिए रोक नहीं सकती हैं। जिसके कलेजे को नहीं, अर्थात कलेजा उनके हृदय है, उनका जो दृढ़ संकल्प है अपने कर्म को पूर्ण करने का, तो ये सारी घटनाएं क्या जल का आ जाना, ऊंची लहरों का आना और आग का चारों दिशाओं में फैल जाना, तब भी उनके दृढ़ संकल्प को वह डिगा नहीं सकते हैं। भूल कर भी वह नाकाम रहता है कहीं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह कभी भी अपने काम को नाकाम नहीं होने देते, अर्थात हर स्थिति में अपने कर्म को प्रधानता देते हैं। चाहे वह चिलचिलाती धूप ही क्यों ना हो, तो वह उस धूप को जो व्यक्ति के शरीर को जला देती है, ऐसी धूप को भी वह चांदनी अर्थात शीतल किरणों में बदल देती है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने अगर कोई ऐसा कार्य आ जाए जिसे उन्हें करना है तो वह शेर का भी सामना कर लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना।
यहाँ पर लोहे के चना से ऐसे कार्य का है कि जहाँ पर जो कार्य कठिन करने में बहुत कठिनाई आती है, परंतु हंसते हुए वह कार्य भी सिद्ध कर देते हैं। कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जीवे यह ठना। जो कर्मवीर व्यक्ति है उनके मन में यह भावना बसी हुई है कि इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं है, अर्थात कर्म के माध्यम से वह अपने हर कार्य को अर्थात कठिन से कठिन कार्य को निषेध कर सकते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। वह कोस का कदम से है, वह कितने भी कदम चल रहे, कितने भी दूरी तय कर ले, परंतु वह कभी भी थकते नहीं है। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। अर्थात ऐसी कोई भी गांठ नहीं है जिसे वह छोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात वह जो कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूर्ण कर ही छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से व्यथा नहीं तोड़ते। कहते हैं कि जो व्यक्ति है कि जो कर्मवीर व्यक्ति है वह कभी भी भूल कर भी अपने कर्म से मुख नहीं मोड़ते हैं, और जो गगन के फूल अर्थात जो कठिन कार्य करके जो उन्हें सिद्धि हासिल होती है वह उसे हासिल करते हैं, और वह बातों से व्यथा नहीं तोड़ते, अर्थात वह सिर्फ बातें नहीं करते अर्थात कर्म भी करते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवन। वह कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वह कभी धन संपदा के पीछे नहीं भागता, अर्थात तो वह करोड़ों की जायदाद को छोड़ देता है क्योंकि उसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवन। कहते हैं कि जो कार्बन अर्थात कोयला है उनकी मेहनत से ही उसी कोयले में हीरा निकलता है। अर्थात कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी इस क्षण भंगुर संसार में आकर अपने कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Group of Shivaji Institution. साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने सूक्ष्म जीव चैप्टर में पहला चैप्टर है, इसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया। अब बैक्टीरिया में ये बताना प्रश्न है, हानिकारक बैक्टीरिया के प्रभावों का वर्णन करें कि बैक्टीरिया से हमें कौन कौन से हानि हो सकती है। तो मनुष्य के रोग, पहला है उत्तर में मनुष्य के रोग। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्यों में कई प्रकार के रोग फैलते हैं, जैसे या जंतुओं में, जैसे एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस और कोर यानी कुष्ठ रोग आदि फैलते हैं। नंबर 2, भोजन विषाक्तता। बैक्टीरिया के द्वारा भोजन विषैला हो जाता है। इससे बचने के लिए या इसको दूर करने के लिए हमें कैनिंग या फ्रीजिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करना होता है, यानी ठंडा कर दिया जाए। तीसरा है पौधों की बीमारियां। पौधों में भी बैक्टीरिया द्वारा कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे गन्ने का कंडुआ रोग, गन्ने का कंडुआ रोग। और दूसरा है साइट्रस कैंकर। इस प्रकार से पौधों की बीमारियों में है गन्ने का कंडुआ रोग और साइट्रस कैंकर। तो इस प्रकार से हानिकारक
बैक्टीरिया का वर्णन तो हो गया। अब प्रश्न अगला है, बैक्टीरिया के उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंतर्गत दलहनी फसलों की जड़ों में जहाँ पर वृद्धि प्रदेश या मूल रोम होते हैं वहाँ पर गांठें पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इन गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, जो वातावरण की फ्री नाइट्रोजन को सोख लेता है और पौधे को घुलनशील नाइट्राइट के रूप में उपलब्ध करा देता है, जिससे दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता ऊपर से देने की नहीं होती है, यानी नाइट्रोजन वहाँ पर स्वयं बनी रहती है। इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, यानी नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करते हैं। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया का प्रयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में, दवाइयों में भी किया जाता है, जैसे टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ इनसे बनती हैं। अब थर्ड पार्ट है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण ही यही है कि वो फ्री वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ये अवशोषित करके और पौधे को दे देते हैं, लेकिन फसल कटाई के बाद उनकी ग्रेन्यूल या उनकी जड़ें मिट्टी में दबी रहती हैं, जो आगे चल करके नाइट्रोजन मिट्टी में इकट्ठी कर देती है और भविष्य में जो अगली फसल बोई जाती है उस फसल के लिए भी नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इसे नाइट्रीकरण कहते हैं। डेयरी उत्पाद में जैसे दूध से दही बनाना और मक्खन, घी, पनीर आदि बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। तो बैक्टीरिया का पूरा विवरण हो गया इस चैप्टर का। आगे सवाल पढ़ाएंगे, तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Good morning, student. This is your computer class 8H, Chapter 1, Computer Processor. Student, हम लोग पिछली क्लास में What is the microprocessor, processor भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर पढ़ेंगे। मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसर के मुख्य भाग। हम सबको ये पता है, मेन तो पहले तो प्रोसेसर क्या होता है। सीपीयू कंप्यूटर में जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। और प्रोसेसर जो है वो सीपीयू ही प्रोसेसर होता है। तो मेन तो सीपीयू के पार्ट सबसे पहले देखेंगे कि सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं। आपने ये है, एक सिंपल कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है कि यहाँ से आपने कीबोर्ड के थ्रू डेटा इनपुट किया, वो सीपीयू में जाके प्रोसेस हुआ और उसके बाद वो आउटपुट यूनिट पे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। इसके अलावा मेमोरी में प्रोसेस्ड डेटा को वो मेमोरी में स्टोर करता है। तो जो भी काम है वो सीपीयू के अंदर हुआ। तो अब ये सीपीयू के पार्ट कितने होते हैं? सीपीयू में मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ALU, सेकंड इज CU, थर्ड इज MU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये यूनिट जो है वो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि जितने भी अंकगणितीय क्रियाएं होती हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारा काम ये यूनिट करती है। उसके अलावा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल का मतलब क्या हो? जितनी भी तार्किक क्रियाएं करेगा, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय और तार्किक क्रिया, ये दोनों क्रियाएं जो है वो ये यूनिट करता है।
ठीक है। सीयू का क्या काम हुआ, कंट्रोल करने का, जितने भी आपको जो कंट्रोल कमांड्स देने होते हैं वो सारा कंट्रोल यूनिट करेगा। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो इस यूनिट में, मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं। क्लियर। तो ये आपका पार्ट तो सिंपल से हो गया। यहाँ पे ये किस तरह से प्रोसेस करते हैं, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सिंपल जो प्रोसेसर के सिर्फ इतने ही भाग होते हैं, बाकी जैसे जैसे एलयू जो है वो जितनी क्रियाएं करता है, जितनी ऑपरेशन करता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे उसके ये सर्किट होंगे। तो ये जो आपका जो पोर्शन है ये आपका एलयू है, क्योंकि एलयू जो है वो जितनी क्रियाएं, जितने भी ऑपरेशंस करता है, सपोज वो एडर है, एडर का सर्किट लगा हुआ है या उससे रिलेटेड आईसी होती है जो कि एडिशन का काम यानी कि जोड़ने का काम कर रही है। सबट्रैक्टर घटाने का, बाइनरी अंकों को घटाने का काम कर रही है। तो इस तरह से सारे फंक्शंस दिए हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की कैसी मेमोरी होती है? इंटरनल, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं आंतरिक मेमोरी। ठीक है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो सिस्टम कंप्यूटर को ऑन करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है बूटिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है बूटिंग। जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं या बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं वो मेन मेमोरी में आ जाते हैं। ठीक है। मेन मेमोरी में जब वो डेटा आपका आ गया, तो जिन आपको डेटा और इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है आपको कैलकुलेशन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, तो ये आपका स्टोरेज रजिस्टर होता है, जिसको कि हम लोग मेमोरी रजिस्टर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी रजिस्टर। इसको हम लोग मेमोरी रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेमोरी रजिस्टर में आपका जो आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेशन के लिए यूज होने हैं, ठीक है, उनका एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस में, मेमोरी रजिस्टर में स्टोर रहता है। ठीक है। तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एड्रेस जो है वो मेमोरी रजिस्टर में स्टोर रहता है। मेमोरी रजिस्टर या जो स्टोरेज रजिस्टर है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। फिर उसके बाद आया आपका ये एएलयू वाला पोर्शन। इसमें आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर है मेन मेमोरी में। इसमें जो रिक्वायर्ड आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस है उनका एड्रेस इसमें स्टोर होता है। एंड द थर्ड पार्ट इज एएलयू। एएलयू में क्या होता है, जितने भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो कंप्यूटर कर रहा है वो सारे यहाँ पे सर्किट से रिलेटेड, वो सारे सर्किट जो है वो यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरेटर का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई दो नंबर दिए हैं, दो नंबर हैं या दो स्ट्रिंग है, दो शब्दों के बीच में जो कंपैरिजन करना होता है वो आपका ये कंपैरेटर जो है वो काम करता है। इसका मतलब वो तुलना करने का काम कर रहा है। एडर क्या करता है, दो बाइनरी बिट को, दो अंकों को जोड़ने का काम कर रहा है। सबट्रैक्टर क्या कर रहा है, दो जो भी आपने बाइनरी बिट या दो भी बाइनरी डिजिट्स दिए हैं उनको घटाने का कार्य कर रहा है। फिर अब आपकी बारी आती है शिफ्टर की। सपोज अगर हमने ऐड किया है नंबरों को जोड़ा है या सब्सट्रैक्ट किया है, तो एक उसमें कभी कभी जब हम नंबर को जोड़ते हैं तो उसमें एक हासिल भी आता है, या उसको घटाने में हमको एक उधार भी लेना पड़ता है जिसको कहते हैं बोरो करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि एक शिफ्ट जो, एक बिट जो है वो शिफ्ट होती है। ठीक है। तो ये शिफ्टर जो है वो बिट को शिफ्ट करने का काम करता है। तो ये तो उसके बेसिक फंक्शन है। अगर एएलयू और काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और सर्किटरी जो है वो बढ़ जाती है। ये इसका बेसिक है। फिर उसके बाद अब आपका आता है कि ये एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर ही होता है। ठीक है। जैसे ये रजिस्टर है वैसे ये भी एक रजिस्टर है, पर एक्यूमुलेटर में क्या होता है, जो आपका जो रिजल्ट होता है कैलकुलेशन के बाद, जो रिजल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है बच्चों। रिजल्ट किसमें स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। तो मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, जिसमें कि आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस
बूटिंग के बाद इसमें स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोरेज रजिस्टर में आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस स्टोर होता है। एएलयू के ये बेसिक फंक्शंस जो होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपैरिजन, तो उसके लिए जो आपका आईसी है, जो सर्किट है, वो ये मेंशन इस ब्लॉक डायग्राम में। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, एएलयू जो है वो गणना करने के पश्चात, जो कैलकुलेशन करने के पश्चात जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करता है, यानी कि इसमें तत्कालीन जो परिणाम है वो आपका यहाँ पे आता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। A very good morning students, myself Aarti Avle, geography teacher of Shivaji Group of Institution। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कक्षा 8 भूगोल पाठ 1 संसाधनों के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में संसाधन क्या होते हैं। सभी प्राकृतिक तत्व जो पृथ्वी का एक भाग है और जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं। ये हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और हमें आराम देते हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है, परंतु वह अपनी योग्यता और बल के आधार पर अन्य संसाधनों को विकसित करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं सब जगह एक जैसी नहीं होती। समाज की प्रगति के साथ साथ उसकी आवश्यकताओं में भी अंतर पाया जाता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जटिल है। इसके लिए मनुष्य अपने आसपास के संसाधनों के अलावा संसार में पाए जाने वाले अन्य संसाधनों का भी उपयोग करता है। संसाधनों के प्रकार। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से संबंधित होते हैं, प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप से प्रदान किए गए हैं और जिनको मनुष्यों के द्वारा बांटा नहीं जाता। ये किसी भी भौतिक स्थान पर बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, नदी, जल, वायु, पर्वत, खनिज पदार्थ, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और इनको मनुष्यों के द्वारा नहीं बांटा जा सकता। प्राकृतिक संसाधनों को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, मूल आरंभ के आधार पर, विकास के आधार पर और नवीनीकरण के आधार पर। मूल आरंभ के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, और विकास के आधार पर संभवता और वास्तविक संसाधन, और नवीनीकरण के आधार पर नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। आज बच्चों मैं आपको मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। वो किसी भी पॉपुलेशन को रिलायबिलिटी न समझकर क्या समझती है, एसेट समझती है, संपदा समझती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। अगर हम अपने देश की जनसंख्या पर, शिक्षा पर, उसकी चिकित्सा पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करेंगे तो वो जनसंख्या हमारे लिए क्या बन जाएगी, देश के लिए क्या बन जाएगी, वो दायित्व नहीं बनेगी, वो देश के लिए संपत्ति बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। यह मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। तो मनुष्यों के पास सोचने समझने की शक्ति होती है। अपनी ज्ञान, योग्यता, बल और प्रौद्योगिक ज्ञान की सहायता से मनुष्य क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य मानव संसाधन है वो अन्य संसाधनों से सर्वोपरि है।
क्यों सर्वोपरि है? क्योंकि मानव संसाधन ही अन्य संसाधनों का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। मानव संसाधन के उदाहरण क्या है? सड़क, पुल, भवन, इमारत, ये सब हमारे क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ये सब हमारे क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो बच्चों, ये चीज आपको पता होगी कि प्राकृतिक संसाधनों से ही हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है। जैसे वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से हमें बहुत सी चीजें ऐसी प्राप्त होती हैं जिनका कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कच्चे माल में कमी होना ही बच्चों क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी किस वजह से होती है? अगर कच्चे माल में कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग न होने से क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ जाती है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी के क्या कारण हैं? सबसे पहला है अत्यधिक उपयोग करना या अनावश्यक उपयोग करना। तो बच्चों, आजकल मनुष्य क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहा है। डिप्रेशन, उनका जरूरत से ज्यादा डिप्रेशन कर रहा है, जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं। अब किसी भी चीज का अगर हम एक से अधिक बार बार उपयोग करते रहेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी बच्चों? नष्ट हो जाएगी। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका अनावश्यक उपयोग होने से वो क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का एक समान बटा हुआ न होना। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो सब जगह एक समान नहीं है। कहीं पे आपको रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे, कहीं पे बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। कोई क्षेत्र संसाधनों में धनी होगा तो कोई क्षेत्र संसाधनों में निर्धन होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का एक समान बटा हुआ ना होना, ये भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी का कारण है। नेक्स्ट, जनसंख्या का अधिक होना। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा कि जनसंख्या अपनी आवश्यकता, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? संसाधनों का उपयोग करता है, जरूरत से ज्यादा उपयोग करता है। तो आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से क्या हो जाता है? संसाधनों का दोहन हो जाता है, संसाधन नष्ट हो जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ क्या हो जाता है? संसाधनों में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास करना। तो आपको पता है बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण होने से क्या हो गया कि बहुत उद्योग धंधे स्थापित हो गए। तो उद्योग धंधों के लिए क्या हो जाता है बच्चों? जरूरत से ज्यादा कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, काफी सामान की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है कि मनुष्य अपनी ज्ञान व योग्यता के आधार पर संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन करता है, संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग करता है। तो औद्योगिकरण और तकनीकी विकास से भी क्या होता है? संसाधनों में कमी आ जाती है। प्रदूषण या संसाधनों का गलत उपयोग। संसाधनों का गलत उपयोग करने से, अनावश्यक उपयोग करने से और प्रदूषण से क्या हो जाता है? हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें कमी आ जाती है। तो बच्चों, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण। ये हमारी प्रकृति की धरोहर है जिनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने लालच में इतना अंधा होता जा रहा है कि वो इन प्राकृतिक संसाधनों की वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व को नहीं समझ पा रहा है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण है। अत्यधिक उपयोग होना, संसाधनों का एक समान बटा हुआ न होना, संसाधनों, जनसंख्या का अधिक होना, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास होना, प्रदूषण या संसाधनों का गलत उपयोग होना। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। और इसमें आपके
12 पार्ट हैं। तो कोई 2 पार्ट हम बता दे रहे हैं, तीसरा और चौथा, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो 216, हमें जिस संख्या को ये बताना हो कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड करें, इकाई के स्थान पर 6 है, सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। 108 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। फिर भी 2 से, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से विभाजित नहीं होगी, अब 3 से। तो 3 9 27, फिर 3 से होगी, और 3 3 और 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमने 216 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब हम अभाज्य गुणनखंडों के 2 के जोड़े बनाते हैं, पेयर। तो पहला जोड़ा बन गया, ये 2 रह गया। 3 का भी एक जोड़ा बन गया, ये 3 रह गया। तो अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बनते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बनते हैं, नहीं बन रहे हैं। अतः संख्या 216 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से देखते हैं 225। तो 225 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 225 ऐसे दाईं तरफ लिखेंगे, और 225 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो पहले इनको जोड़ कर देखते हैं। तो 2 5 2 7 2 9, इसका मतलब है ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, और अभी भी ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। 5 से विभाजित करेंगे तो हो गया 5, और 5 से फिर से विभाजित किया तो 1 हो गया। तो हो गया 225 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए, 3 × 3 × 5 × 5। अब इसके भी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाए। तो अभाज्य गुणनखंडों के सभी जोड़े बन जाते हैं। अतः अभाज्य गुणनखंडों के सभी जोड़े, अभाज्य गुणनखंडों के सभी जोड़े बन जाते हैं, अतः संख्या पूर्ण वर्ग है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप स्वयं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में विषम निम्न में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो बच्चों इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। तो हमें केवल देख कर ही बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 9 और सेकेंड पार्ट है 25 और थर्ड पार्ट है इसका 1089 और फोर्थ पार्ट है 2025। तो ये सभी संख्याएं, यानी ये भी संख्या विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या का वर्ग है। 25 भी विषम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग हो गई, और 1089 भी विषम संख्या है तो विषम संख्या की वर्ग हो गई। इसी प्रकार से ये भी विषम संख्या की वर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका निम्न में कौन सी संख्याएं सम संख्या के वर्ग हैं। तो सम संख्याओं के वर्ग सम होते हैं। तो जो सम संख्याएं हो, जैसे पहले में है 64, यह सम संख्या है
तो ये सम संख्या का वर्ग है। 64 एक सम संख्या है, सम संख्या है, अतः यह सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उसके घात में 2 करते हैं। जैसे मान लीजिए 75 है, तो 75 का स्क्वायर करेंगे बराबर 75 गुणा 75 कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे बराबर जो संख्या आ जाए वो यहाँ लिख देंगे। या 75 देखो 55 25 और 5 सत्ते 35 2 37। अब 7 से 7 पंचे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52। 5 7 5 12 6 5 यानी बराबर 5625। तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो 75 गुणा 75 बराबर 5625। तो इसी प्रकार से इसमें 3 पार्ट और हैं, उनके भी वर्ग करने हैं, तो बस गुणा ही केवल करना है। फिर 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न के वर्ग ज्ञात कीजिए। भिन्न संख्याएं हैं तो निम्न के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला है 4 सही, फर्स्ट पार्ट 4 सही 1/2 का स्क्वायर। तो बराबर पहले हम इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9/2 गुणा 2 बराबर 81/4। और अगर हम इसको मिश्र भिन्न में लिखें तो 4 का भाग 81 में देंगे तो 4 दूनी 8 0 1 बच गया है, 20 सही 1/4 आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के भी अदर पार्ट आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है दर्शाइए कि 901 पूर्ण वर्ग संख्या है। 901 पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 900 और 900 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड दाईं तरफ करेंगे, 900 लिखेंगे यहाँ, 3 से कटेगा, पहले तो 2 से कटेगा, 2 से 2 चौको 8 2 पंचे 10, अभी भी 2 से तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, 3 से 25 हो गया। और 5 से 5 एकम 5, 5 से 1 हो गया। तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 के जोड़े बना लेंगे, सभी जोड़े कंप्लीट हैं। अभाज्य गुणनखंडों के सभी जोड़े पूर्ण हैं, सभी जोड़े पूर्ण हैं, अतः संख्या 900 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 में है दर्शाइए कि 5478 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसके जोड़े नहीं बन रहे होंगे अभाज्य गुणनखंडों के, वो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसके बन जाते हैं वो पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से 10 भी कर सकते हैं और 11 भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में एक्सरसाइज भी आपका ये कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
Today we are going to start our chapter, first chapter of the literature, The White Elephant, that was already introduced you. Students, actually story is very purposeful because they give us a lot of moral, and the story The White Elephant is also filled with a great moral. Here we are going to describe story related with the white elephant. Okay, and here there are some difficult word meaning of the part which we are going to clear today. And now we will start our chapter. As you know, the story is related with the white elephant, and he lived with a herd. He lived with a herd where he occupied या he accompanied with 80,000 elephant. वो झुंड में रहता था जहाँ पर 80,000 80,000 हाथी रहते थे. एंड वेयर दे लिव, कहाँ रहते थे? एट द बॉटम ऑफ मैजेस्टिक हिमालय, शानदार वैभवशाली मैग्निफिसेंट वैभवशाली हिमालय के बॉटम माने चरणों में. ये सब जानते हैं कि पहाड़ पर्वत ऊंचे होते हैं और उनकी तलहटी में जहाँ समतल स्थितियाँ मैदान होते हैं वहाँ पे निवास करते हैं, या उनके तलहटी में जो जंगल होते हैं उनमें एलिफेंट्स और अदर एनिमल्स लिव रहते हैं. और ये जो वाइट एलिफेंट था वो उस 80,000 एलिफेंट के हर्ड का लीडर था, मुखिया था, और बहुत ही दयालु हृदय का था. काइंड हार्टेड सोल, बहुत ही दयालु हृदय का क्रिएचर था. वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी उसकी माँ दिन प्रतिदिन उनकी आईसाइट जा रही थी, अंधी हो रही थी, फीबल माने वीक, कमजोर हो रही थी, और वो स्वयं की देखभाल नहीं कर सकती थी. वीकनेस की वजह से और सिकनेस की वजह से वो अपनी देखभाल नहीं कर पाती थी. ओके, लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी. ईच डे दिस वाइट एलिफेंट वुड गो टू डीप इनटू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड. प्रतिदिन यह सफेद हाथी वाइट एलिफेंट जंगल में अंदर जंगल में अंदर तक, गहरे जंगल में, घने जंगलों में भोजन, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में जाता था. ही वुड लुक फॉर द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स, और सबसे अच्छे जंगली फलों को ढूंढता था. तलाश, लुक फॉर में तलाश करना. टू सेंड टू हिज मदर, किस पर्पज से? ताकि वह ये फल, मीठे फल अपनी माँ को सेंड कर सके, भेज सके. बट एलास इज अ एक्सक्लेमेटरी वर्ड जिसका मतलब होता है दुख. एलास, अ सिंबल ऑफ सॉरो. लेकिन दुख की बात थी, हिज मदर नेवर रिसीव्ड एनी, कि उसकी माँ ने किसी फल को नहीं प्राप्त किया. क्यों नहीं प्राप्त किया? इतने सारे फल वो भेजता था लेकिन मदर को एक भी नहीं मिला. क्यों? दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता था, व्हाट वाज द रीजन? ऐसा इसलिए होता था कि हिज मैसेंजर्स वुड ऑलवेज ईट देम अप देमसेल्व्स, कि जो उसके संदेश वाहक थे वो स्वयं भी उन फलों को, देमसेल्व्स, स्वयं भी उन फलों को खा लिया करते थे. ईच नाइट व्हेन ही रिटर्न होम, हर रात जब वो घर वापस लौटता था, ही वुड बी सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य होता था, सरप्राइज होता था. ही फेल्ट वंडर टू हियर, ये सुनकर दैट हिज मदर हैड बीन स्टार्विंग ऑल डे, कि उसकी माँ पूरे दिन से भूखों मर रही थी, है ना. स्टार्विंग, डाइड ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से मरना. तो एज शी वाज अनेबल टू गिव एनी फूड सेंट बाय हिज सन, सो शी वाज ऑलवेज इन द कंडीशन ऑफ स्टार्वेशन. ईच नाइट, प्रत्येक रात, when he returned, he would be surprised to hear that his mother had been starving all day. He was absolutely disgusted with his herd. वो absolutely, पूरी तरह से, disgusted मतलब fed up, ऊब जाना, उकता जाना, with his herd, अपनी हर्ड की इस हरकत से कि उसकी मदर तक जो भोजन नहीं पहुंचाते थे, फल नहीं पहुंचाते थे, इनकी इस बैड हैबिट से वो फेड अप हो गया था पूरी तरीके से. Then one day, तब एक दिन, he decided to leave them all behind. उसने अपने उस जगह को और उस जंगल को सब कुछ पूरी तरह से छोड़ने का, लीव करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया. एंड took his mother to Mount Kendurana, और माउंट कैंडोराना प्लेस पर जो है अपनी माँ के साथ जाने का निश्चय किया. टू लिव इन ए केव,
जहाँ पे वो एक केव माने गुफा में रहने का निश्चय किया, गुफा में रहने लगा। बिसाइड अ ब्यूटीफुल लेक, ये जो प्लेस था माउंट कैटरीना, वो बहुत ही खूबसूरत झील के किनारे बसा हुआ स्थान था, जंगल था। दैट वॉज कवर्ड विद गॉर्जियस पिंक लोटस, और जो बहुत खूबसूरत गॉर्जियस सुंदर पिंक कलर के लोटस से भरा हुआ स्थान था। वहाँ जो तालाब था, झरना था, लेक था, वो झरना जो है वो सुंदर सुंदर गुलाबी पिंक कलर के फ्लावर से, लोटस से फिल्ड था। One day when the white elephant was feeding, he heard loud cries. अब व्हाइट एलिफेंट अपनी मदर के साथ माउंट कैटरीना में रहने लगा, एक झील के किनारे गुफा में। एक दिन अचानक जब वो व्हाइट एलिफेंट खाना खा रहा था, फीडिंग कर रहा खाना खिला रहा था माँ को, he heard loud cries. उसने बहुत तेज आवाज सुनी। A forester from Banaras had lost his way in the forest. बनारस से आने वाला वो एक फॉरेस्टर, माने जंगल में जो विजिट करने आया था, वो फॉरेस्टर अपना रास्ता भूल गया था। He has forgotten his way and was absolutely terrified. वो जंगल में आ तो गया था रिलेटिव से मिलने, लेकिन रास्ता भूल जाने के कारण बाहर नहीं जा पा रहा था। ये रीजन था कि he was completely horrified. वो फियर था, उसका डर था कि वो जंगल से बाहर कैसे जाएगा। He had come to the area to visit relatives. वो इस स्थान पर, इस माउंट कैटरीना पर क्यों आया था? ताकि अपने रिलेटिव्स, अपने किथ एंड किड्स, अपने रिश्तेदार से मिल सके। And could not find his way out. लेकिन अब वो बाहर जाने का वे रास्ता नहीं फाइंड आउट कर पा रहा था, ढूंढ पा रहा था। On seeing this big white elephant, he was even more terrified. इस बड़े सफेद हाथी को देखकर वह और ज्यादा भयभीत हो गया, फियर्ड हो गया। उसने इतना विशाल, इतना ह्यूज एलिफेंट कभी नहीं देखा था, इतना सुंदर बड़ा विशाल हाथी। तो उसको देखकर वो फियर्ड हो गया, क्योंकि ये अटैक कर देगा इससे, अपनी डिफेंस को लेकर के। तो ran as fast as he could, इसलिए वो उतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था, दौड़ सकता था। The elephant followed him, और व्हाइट एलिफेंट ने उसको फॉलो किया, पीछा किया, उसके पीछे गया। एंड टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड, और उसने उस फॉरेस्टर को बताया कि डरने की कोई वजह नहीं है। ही टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो रीजन टू फियर ऑफ हिम, एज ऑल ही वांटेड टू डू वाज टू हेल्प हिम। वह जो कुछ करना चाहता था, वो मोटी बात, समराइज बात ये थी कि वह उस फॉरेस्टर की हेल्प करना चाहता था। He asked the forester why he was crying so bitterly. उस white elephant ने उस फॉरेस्टर से पूछा कि तुम इतनी तेजी से, इतना ज़्यादा क्यों जो है वो चिल्ला रहे हो। The forester replied that he was crying because he had been roaming the forest for the past 7 days. उस फॉरेस्टर ने व्हाइट एलिफेंट को रिप्लाई दिया, आंसर दिया कि वो इसलिए चिल्ला रहा, रो रहा था, फूट कर रो रहा था, बिटरली मैंने बहुत फूट कर रोना, क्योंकि he had been roaming the forest. वो जंगल में, रूम मतलब मूविंग here and there without reason, वो जंगल में past 7 days, पिछले 7 दिनों से इधर उधर भटक रहा था। could not find his way out, but he was unable to find out his way to go out of the forest. उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। The elephant told him not to worry. हाथी ने, व्हाइट एलिफेंट ने उसको कंसोल किया और बताया कि not to worry, चिंता की बात नहीं है। As he knew every inch of this forest, कि वो इस जंगल का एक एक इंच, यानी एक एक इंच स्थान, कोना जानता था। And could take him to safety, और वो इस जंगल को सुरक्षित रूप से, सेफ एंड साउंड, उसको बाहर ले जाएगा। He then lifted him on to his back. इसके बाद उसने उस फॉरेस्टर को अपनी बैक यानी अपनी पीठ पर बिठा लिया। And carried him to the edge of the forest. edge माने होता है कगार, किनारा, और जंगल के छोर यानी दूसरे किनारे पर उसको ले गया। Where the forester went on his merry way back to बनारस, जहाँ से वो फॉरेस्टर बनारस यानी अपने स्टेट में, अपने राज्य में खुशी खुशी अपने उस बनारस के रास्ते पर वापस चला गया। यहाँ पे मैरी वे है, यानी खुश रास्ता, तो रास्ता नहीं खुश था, एक्चुअली
ये लिटरेरी फॉर्म है एक्सप्रेस करने का। वो खुश था फॉरेस्टर, क्योंकि उसे अपने घर, अपने होम स्टेट जाने का रास्ता मिल गया था। On reaching the city, he heard that King Brahmadatt's personal elephant had just died. जब वो अपने नगर पहुंचा, वो उसने राजा ब्रह्मदत्त के व्यक्तिगत हाथी की मौत के बारे में सुना। यानी उसके राज्य का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। और उनका जो व्यक्तिगत जिसपे राजा सवारी करते थे, वो हाथी अभी कुछ ही समय पहले उसकी मौत हो गई थी। एंड द किंग वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू एलिफेंट, और राजा एक न्यू एलिफेंट को अपने पर्सनल एलिफेंट अपॉइंटमेंट के रूप में तलाश किए था जाने का। ओके स्टूडेंट, दैट इज इनफ फॉर टुडे, and in my next audio I will continue the chapter. Have a nice day.